नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा 2025 पेपर 2 एसएसटी के लिए आपको लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस करा रहा हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो कि 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूं, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से इस टॉपिक से अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं, जो कि हमेशा ही बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया करता है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के साथ साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो हम लोग इस टॉपिक में बात किसकी करेंगे? क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण की बात करेंगे। जैसे हम लोग केरल वाले क्षेत्र, एक आपका हो जाएगा महोदयमपुरम, उसकी बात कर लेंगे, और बंगाल वाले क्षेत्र की बात कर लेंगे, वहाँ की भाषा की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करते हैं, जो कि एग्जाम में 4 चांद लगाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहीं से बनता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। किसकी भूमिका रही है? टाइम की भूमिका रही है। जैसे कोई क्षेत्र का निर्माण होता है ना, कोई जैसे आपके गांव का निर्माण हुआ होगा, या आप जिस भी शहर या कस्बे या गांव में रहते हो, वहां का निर्माण टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ होता है ना। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे आप गांव या शहर में रहते हो, पहले 10 साल पहले आपके गांव में या शहर में वो चीज नहीं थी जो कि वर्तमान में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, और सच में सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं, ठीक है ना। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं, यानी कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया से धीरे धीरे विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं, उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। यानी कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण जो होता है ना, वो किसके जरिए होता है? लोगों के विचारों के जरिए होता है। उनकी जो स्थानीय परंपराएं होती है, उनके द्वारा होता है। उनके विचार आदान प्रदान के तहत एक दूसरे को संपन्न बनाती हैं। किसको बनाती हैं? क्षेत्रीय संस्कृतियों को बनाती हैं। यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को जस्ट अभी आपको कराता हूं। तो क्वेश्चन मैं यहीं से आपको कराता हूं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ चुका होगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में आपसे पूछ लिया। यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ है। तो आदान प्रदान अभी मैंने आपको बताया, लोगों के विचार भी से आदान प्रदान होता है, और स्थानीय जो परंपराएं होती है उनसे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण होता है। पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा ना, ये एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं में बंधी थी, सदैव बंधी थी, ये तो बात यहाँ पर गलत साबित होती है। राजनीतिक अगर सीमाओं में बंधी थी तो ये फिर धीरे धीरे विकसित कैसे हुई? इसका आदान प्रदान कैसे हुआ? बंधी हुई नहीं थी, ठीक है ना। ये स्थानीय परंपराएं होती हैं तो बात सही है, लेकिन सीमाओं में बंधी, यहाँ पर कोई भी बंधी के बारे में बात यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट में नहीं बताई गई है, ठीक है ना। विचारों के आदान प्रदान की बात करी गई है, और ये बदलती रहती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं, और ये स्थानीय परंपराएं होती हैं। जैसे हम इस टॉपिक में स्थानीय परंपराओं की भी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यही वाला एग्जाम में आया था, ए एंड बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग इन्हीं नोट्स को खरीदना चाहते हो, जो अभी मैंने आपको जहां से क्वेश्चन कराया, ये हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं। नोट्स की मैं खासियत की बात कर लूं, इसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा 2011 से अब तक का क्वेश्चन। तो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर जैसे यही टॉपिक है, यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। जितनी जानकारी बताऊंगा वो सारी जानकारी इसी टॉपिक में समाहित की गई है, उसी के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलने वाला है। अगर मैं नोट्स की बात कर लूँ, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगा, ज्योग्राफी कंप्लीट मिलेगा, पॉलिटी कंप्लीट मिलेगा, एसएसटी पेडागोजी पीवाईक्यू आपको कंप्लीट मिलेगा। नोट्स चैप्टर वाइज रहेंगे, सभी एनसीईआरटी के सभी चैप्टर इसमें दिए गए हैं, और चैप्टर के जितने भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल
कम प्राइस में, लो प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं, केवल 199 रुपए में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इससे कम प्राइस में आपको पूरे मार्केट में या पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं देगा। इससे अधिक प्राइस में ही आपको मिलने वाला है। मैंने आपके लिए यहाँ पर छूट कर दी है, ठीक है ना। तो जितने भी नए लोग होंगे वो लोग यहाँ पर ले लेंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, चेर और मलयालम भाषा का विकास। मलयालम भाषा आपके केरला में बोली जाती है। देखो, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था महोदयपुरम। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में पहली बार किया था। महोदयपुरम है कहाँ पर, यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन आता है। महोदयपुरम है कहाँ पे, तो ये केरल में है ना, केरल में है, केरल के पश्चिम में है और 9वीं शताब्दी में यह स्थापित किया गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको कराऊंगा। उसी के साथ आगे यहाँ पर बताया गया है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। चेर लोग ने केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मंदिर, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ही ऋणी हैं। यानी कि जो क्या है दोस्तों, जो संस्कृत वहाँ के महाकाव्य है, मलयालम भाषा है, वो संस्कृत की ही देन आप लोग कह सकते हो, संस्कृत से ही विकसित हुई है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीलातिकलम से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से अभी कराऊंगा आपको। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीलातिकलम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। देखो, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना ताकि कोई चीजें आपकी छूटे ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया लीलातिकलम एक ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी का है, जो कि व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है। मणिप्रवालम का मतलब है यह एक शैली है। जैसे तमाम शैलियां होती ना, उसी प्रकार एक मणिप्रवालम एक शैली है। वही लीलातिकलम की शैली में लिखी गई है, तो मणिप्रवालम शैली में लिखी गई है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर इंगित करता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, लीलातिकलम से भी आया है, महोदयपुरम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, विकल्प वाला भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया है। अभी जस्ट आपको कराऊंगा, उसके लिए परेशान आप बिल्कुल भी मत होना। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। देखो, जगन्नाथ एक स्थानीय देवता बताए जाते हैं वहां के। तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जैसे जगन्नाथ, जगत का है नाथ, जो जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सा समास है आप बता सकते हो, ठीक है ना। बहुब्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दूसरी ओर अर्थ को ले जाता है, क्योंकि विष्णु की ओर, क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, अर्थात विष्णु का पर्यायवाची। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिष्ठा, काष्ठ का मतलब आप लोग जानते हो, काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, है ना। काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो पहले जो जगन्नाथ थे ये स्थानीय देवता थे, बाद में इनको विष्णु का रूप मान लिया गया है, यहाँ पर वही बताया गया है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। वहीं 12वीं शताब्दी में एक राजा हुआ, है ना, 12वीं शताब्दी में एक राजा हुआ, गंग वंश का वह राजा था, उस राजा का नाम था अनंत वर्मन। उसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का निश्चय कर लिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि या प्रतिनियुक्त घोषित कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई, क्योंकि इसमें धन बहुत खर्च किया जाने लगा था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आती है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगलों ने जीता, मराठों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सबसे
सबने इन मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण लाइन कही दी गई यहाँ पर। देखो, जो जितने भी लोग जो आक्रमणकारी हुए थे ना, वो अपना मंदिर को ही निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर बहुत समृद्ध होते थे, बहुत सोना चांदी इसमें लगा रहता था ना, उसको ये लूटा करते थे। इसलिए अगर वो मंदिर को निशाना बनाएंगे तो वहाँ की जो जनता होगी, जनता उनको स्वीकार कर लेगी। ऐसी मान्यता यहाँ पर बताई गई है। इस है ना, ये है जगन्नाथ मंदिर, जाओ कभी घूमने, है ना। उसके बाद यहाँ पर वो टॉपिक मैंने खत्म करवा दिया ना, यहाँ से अभी क्वेश्चन भी आपको करा दूं। देखो क्वेश्चन ये रहा जगन्नाथ वाला। तो जगन्नाथ के बारे में जस्ट अभी आपको बताया, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। काष्ठ का मतलब क्या होता है? काष्ठ का मतलब लकड़ी, वही तो अभी आपको समझाया था, तो पहला राइट हो जाएगा। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी लोगों ने नोट्स ले लिया है तो अच्छी बात है। आप लोग जैसे मैं अभी ये टॉपिक आपको करा रहा हूँ, तो उसके बाद नोट्स में यही चैप्टर आप निकाल कर इनको पीवाईक्यू देख लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस आपका यह टॉपिक पूरी तरह या पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, नोट्स ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में है, क्योंकि इसमें फ़ायदा रहेगा आपको, पीवाईक्यू आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं, जो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो कहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लोगे, है ना, तो समस्या आपके सामने उत्पन्न होगी। तो उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखो, ये अभी मैंने आपको बताया था लीला तिकलम के बारे में, है ना, यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो अभी बाद में कराऊंगा। महोदयपुरम वाले में मैंने आपको बताया था, जो कि केरला में है ना, कहाँ पे है, आपके केरला में है। इसको अभी जस्ट मैं बाद में अभी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर बस होली या हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी, है ना। मंगल काव्य अनंत वर्मन, इनका आपको क्या करना है, सभी का यहाँ पर मिलान करके आपको यहाँ पर बताना है, जैसे यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। ये सभी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी आगे यहाँ पर जानकारी कुछ बताने को छूट गई, इसलिए एक साथ आपको कराऊंगा। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसको राजपूताना कहते थे, ठीक है ना। राजस्थान वाले क्षेत्र को राजपूताना बोलते थे। यहाँ से एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको बता देता हूँ, राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों, अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। जैसे पृथ्वीराज के बारे में आपको बताया था, मोहम्मद गौरी के साथ जिसका युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो उनकी यहाँ पर कुछ आपकी स्थानीय परंपराएं आज भी दिखाई पड़ती हैं। और महिलाओं के भी कहानी एक बेहतरीन है। स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती थी, सती प्रथा अपनाती थी, है ना। विधवा वगैरह ये आप जानते हो, उस दौरान सती प्रथा को अपने गले लगा लेती थी, है ना। अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब देखो, यहाँ पर बात कर लूं कथक की। कथक से एग्जाम में अभी फिलहाल में ट्रेंड बन गया है 1 2 3 4 क्वेश्चन आने का, तो वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ही कराऊंगा, ठीक है ना। क्षेत्रीय संस्कृतियों में ही है आपका। देखो, सबसे पहले अगर मैं कथक की बात करूं, किसकी, कथक, तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों यानी कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। क्या थी दोस्तों? देखो, कथक जो थी उत्तर भारत में कहानी वगैरह सुनाने वाली एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के द्वारा धीरे धीरे लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे, जैसे रासलीला कहा जाने लगा। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे।
उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मुगल बादशाहों के दौरान कथक जो था ये उनके दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह परंपराओं अर्थात घरानों में फूला। पहला घराना था राजस्थान जयपुर का और दूसरा था लखनऊ का। लखनऊ और जयपुर में ये फूला था। राजस्थान से कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट कर दो, लखनऊ वाले कमेंट कर दो फटाक से, है ना। उसके बाद अवध का एक अंतिम नवाब हुआ करता था जिसका नाम है वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी ये संस्थापित हो गया था। ठीक है ना। तो ये कथक की कहानी मैंने आपको बताई। कुछ शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की यहाँ पर बात की गई है। वे डांस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहे। देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरला में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में। ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है, उस क्वेश्चन को भी आपको कराऊंगा। यहाँ पर कथक के बारे में आपको बता दिया, आप कथक वाला क्वेश्चन भी तो आपको करा दूं। देखते हैं क्वेश्चन कितने यहाँ से कथक से रिलेटेड अब तक आए हुए हैं। देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। वाजिद अली के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। सही दिया गया है। वाजिद अली शाह जो कि अवध का अंतिम नवाब आप लोग कह सकते हो। ठीक है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। अभी इसकी आगे बात करूंगा। हाँ, पसंद किया था, ये भी बात सही है। दोनों आपके सही हो जाएंगे, है ना। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और कथक से रिलेटेड और क्वेश्चन, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानीकारों की एक जाति थी। वही मैंने आपको बताया, कहानीकारों की जाति थी। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुगल सम्राटों एवं उनके रईसों के तहत कथक दरबार में यह किया जाता था। रईस मतलब उनके जो अभिजात थे ना, उनके दरबार में यह किया जाता था, जहाँ इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त किया, नृत्य के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पर भी आपके दोनों कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। वही जानकारी अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी। ठीक है ना। अब आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूं संरक्षकों के लिए चित्रकला। लघु चित्रों की परंपरा आखिर क्या थी। ठीक है ना। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई। लघु चित्रों की परंपरा छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चिन्हित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन मंदिरों को सजाने या सचित्र करने के लिए किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों को लिखने में दक्ष थे। ठीक है ना। यहां से एग्जाम में ना क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्राचीनतम लघु चित्र थे वे ताल पत्र हो गए, लकड़ी की तख्ती हो गई, उस पे चित्रित किए जाते थे। जल रंगों या कपड़ों पर भी ये चित्रित किए जाते थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को अभी आपको यहाँ पर कराता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपका आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। देखो, लघु चित्र छोटे आकार के होते हैं। सही। लघु चित्र आम तौर पर वाटर कलर यानी कि जल रंग से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते। सही है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्रों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए गए थे, लकड़ी की तख्ती पर। सभी यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लाइन टू लाइन करा रहा हूं ना, आपको इस प्रकार से कोई भी आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं कराएगा, यह मैं यहाँ पर दावा करके कह सकता हूँ। कोई भी आपको नहीं कराएगा दोस्तों। अब क्या यहाँ पर होने लगा है, जैसे मैं इस वीडियो को आपको करा रहा हूँ ना, कई जो अन्य यूट्यूब पे जो नए नए आए हुए हैं ना, वीडियो बना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वही दोबारा रिपीट कराते हैं। ठीक है ना। उनके खिलाफ तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन आप
अच्छे ढंग से आप पर समझने का प्रयास करना ताकि चीज़ें आपसे छूटे ना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया, तीनों आपके सही यहाँ पर दिए गए हैं। जस्ट मैंने जो अभी आपको यहाँ पर बताया, जल रंग कपड़ों पर चिन्हित प्राचीनतम आपके लघुचित्र तालपत्र या लकड़ी की तख्ती पर, वही सब कुछ इस क्वेश्चन में दिया गया था, वही मैंने आपको कराया, सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना आपके समझ में आ चुका होगा। चटक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो आपसे एग्जाम में आ सके। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय वाला क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र। 17वीं शताब्दी के बाद के सालों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे वसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। ठीक है ना। तो और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा ने कलाकारों की एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं, ठंडे नीले हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग, विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। देखो कांगड़ा शैली की क्या विशेषता है दोस्तों, कांगड़ा शैली की विशेषता है वैष्णव धर्म की इसमें परंपराएं, ठंडे रंग हरे रंग का प्रयोग, काव्यात्मक निरूपण। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई थी कांगड़ा। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, कांगड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भाग गए थे लोग, वहां पर इसको विकसित किया गया था। और भानुदत्त की रसमंजरी के बारे में आपको मैंने बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि वसोहली कहाँ पर विकसित हुई, हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई थी। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको कराऊंगा। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र इसमें दिखाया गया है, होली खेलते हुए। यहाँ पर आगे बताया गया, स्मरण रहे कि साधारण पुरुष स्त्री बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श पर भी कलाकृतियां चित्रित किया करते थे। ठीक है ना। तो उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो लघु चित्र दिया गया, विशिष्ट शैली, ये सारी चीजें अभी आपको कराऊंगा। एक दो चीज और रह गई है, वसोहली अभी मैंने आपको बताया, वो भी अभी आपको कराऊंगा। थोड़ा और यहाँ पर रह गई है जानकारी, वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो हम लोग बंगाल की बात कर लेते हैं, जो पश्चिम बंगाल है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भाषा, बंगाल में भाषा कौन सी बोली जाती है, आप कहोगे बंगाली बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई है। बंगाली कहाँ से निकली हुई है, बंगाली भाई लोग संस्कृत से निकली हुई है। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को वसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी को भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। ठीक है ना। एक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत के संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 7वीं शताब्दी में हुएनसांग ने पाया कि संस्कृत का ही प्रयोग बंगाल में हो रहा था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। यहाँ पर यह जानकारी महत्वपूर्ण है जिसको हाईलाइट किया गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी है संस्कृत की ऋणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य। तो मंगल काव्य क्या है वही आप समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मंगल काव्य कहाँ से रिलेटेड है, आप कहोगे बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल से संबंधित है। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत इसमें शामिल है। ठीक है ना।
पहली श्रेणी के ग्रंथों के काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से सुनी गई हैं या कही गई हैं, दूसरी श्रेणी वाली, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं हो पाया है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो आपकी श्रेणियां चलती थी, दोनों श्रेणी को मैंने बताया। पहली श्रेणी के बारे में मंगल काव्य के बारे में बताया, और कुछ इसमें नाथ साहित्य भी इसमें शामिल थे। उसके बाद पीर क्या है, देखो पीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। पीर कौन होता है, पीर के बारे में यहाँ पर क्या है वही बताया गया है। यहाँ पर बंगाल में क्या होने लगा था, धान की खेती होने लगी थी, उपजाऊ मैदान था, जंगल को साफ किया जाने लगा था। सनय सनय यानी कि धीरे धीरे स्थानीय मछुआ या स्थानांतरित खेती करने लगे थे, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय से मिलने लगे थे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है ना। लोग यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण करने लगे थे। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था या आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। देखो यहाँ पर जो मस्जिदें बना लेते थे, मस्जिदें उससे पहले हिंदुस्तान में नहीं थी। जो बाहर के लोग आए थे ना, उन्होंने ही मस्जिदों का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया था। ये भी बात आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद पीर क्या है, हाँ पीर मैं बता रहा था आपको, स्नेह और आदर से लोग उन्हें पीर कहा करते थे। नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, ये कुछ शक्तियां हासिल कर लेते थे ध्यान साधना से, है ना। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी या अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवतत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई। अगर क्वेश्चन कल को एग्जाम में पूछ ले, पीरों की मजारें सर्वाधिक कहाँ पे पाई गई, तो बंगाल में सर्वाधिक पाई गई। और कुछ भी महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण है। देखो दो चाला और चौचाला, देखो दो चाला क्या होता है, दो चाला होता है छप्पर, दो घर वाला छप्पर या झोपड़ी, और चौचाला चार छप्पर वाला, है ना। देखो ये है दो चाला, ये क्या है, चित्र झोपड़ा का दिया गया यहाँ पर, दो चाला, ये है दो चाला, दो चाला, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो दो चाला। ये है चौचाला, चौचाला दो चाला। ठीक है भैया। उसके बाद आगे आ जाओ। यहाँ पर इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला दो छतों वाली, चौचाला चार छतों वाली होती थी, जिसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव होने लगा था। उसके बाद यहाँ पर है मछली भोजन के रूप में बंगाल के लोग अधिकतर क्या पसंद करते हैं, तो मछली ही वो पसंद करते हैं, वो मछलियां ही खाते हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ठीक है ना। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उनका उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। देखो जैसे एक चित्र है, ये कोई महिला है, ये महिला देखो एक मछली को पकड़े हुए है। तो मछली वाली परंपरा आपके कहाँ पे, बंगाल में ही फेमस है। वहाँ के लोग प्रमुख मछली ही खाते हैं। ठीक है ना। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग, ये देखो चित्र दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। ब्रह्मदत्त पुराण के अनुसार यहाँ पर बात बताएगी, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है वृद्धम पुराण, है ना, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी है।
कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति किस ग्रंथ ने दी है, तो उस ग्रंथ का नाम है बृहद्रम पुराण। ठीक है ना। यहाँ से बस चैप्टर आपका हो जाता है द एंड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट सीटेट की परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको मिलान करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था महोदयपुरम के बारे में, जो कि दोस्तों यह आपका कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे कि केरल में स्थित है, तो केरल के साथ इसका आप मिलान यहाँ पर कर दोगे। अनंत वर्मन जो कि उड़ीसा से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। जगन्नाथ आपके पूरी उड़ीसा में है। लीला तिकलम ये आपका हो जाएगा केरला। मंगल काव्य ये आपके बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल के साथ हो जाएगा इसका मिलान। लघु चित्र एक प्रकार की कांगड़ा शैली आप कह सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर कराता हूँ। देखो ये यहाँ पर मिलान कराया हुआ मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो महोदयपुरम देखो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है, वही मैंने आपको बताया। महोदयपुरम का मिलान कहाँ से होगा, केरल से हो जाएगा। अनंत वर्मन उड़ीसा से। मंगल काव्य बंगाल और कांगड़ा वसोहली के बारे में आपको बताया था, जो हिमालय वाले क्षेत्र में विकसित आप लोग कह सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर लीला तिकलम के बारे में आपको बताया था, केरला में विकसित हुई थी, जो क्या थी, जो दोस्तों क्या थी यहाँ पर आपको बताना है। व्याकरण और काव्य शास्त्र थी लीला तिकलम। कहानी सुनना, कहानी एक प्रकार से आप कथक को कह सकते हो कहानी, ठीक है ना। और उसके बाद विशिष्ट शैली घराने में फली फूली थी अवध में, और अवध नहीं लखनऊ में और राजस्थान के घरानों में। लघु चित्र आपकी क्या हो जाएगी, रसमंजरी, जो भानुदत्त की रसमंजरी के बारे में आपको बताया था। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, इसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जितना अभी मैंने आपको बताया वो सारी जानकारी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराई गई है। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। गूगल पे या फ़ोन पे का यूज़ आप लोग करते हो, उससे आप लोग पेमेंट कर देना। 199 पेमेंट आप लोग कर देना। नोट्स आपको फटाक से मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।